आज समाजशास्त्र प्रथम पत्र के एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत संस्कृति को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं और संस्कृति से संबंधित चर्चाओं, संस्कृति के संबंध में जो समाजशास्त्रीय अवधारणा दी गई है उससे मैं आप लोगों को परिचित कराता हूं। समाजशास्त्र में संस्कृति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यूं कहें तो संस्कृति अवधारणा या शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे सभी हम लोग परिचित हैं और प्रतिदिन हम लोग उसका उपयोग करते हैं। कुछ मामले में इसको परिष्कार, सुंदर या परिष्कृत शब्द के रूप में किया गया है। आम लोग जो है संस्कृति का अर्थ सुंदर, परिष्कृत का अर्थ लगाते हैं। परिष्कृत, सुंदर अथवा रुचिकर से अर्थ लगाते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में इस अवधारणा की एक महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति कुछ विद्वानों के मत के अनुसार वे ऑफ लाइफ है। मनुष्य ने सृष्टि काल के बाद से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई प्रकार की चीजों का इजाद किया है, आविष्कार किया है। उनमें महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास की रही है। इसके अलावा सामाजिक प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के नियम परिनियम, सामाजिक व्यवहार, संस्थाओं इत्यादि का निर्माण किया है। इन सारी चीजों के आविष्कार के पीछे मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाना है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व को बनाकर रखना है। इस दृष्टिकोण से हम कहें तो मनुष्य जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निर्माण या विकसित किया है, वे सारी चीजें संस्कृति है। संस्कृति शब्द को परिभाषित करने हेतु अलग अलग विद्वानों, समाजशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। ब्रिटिश मानवशास्त्री टैलन महोदय ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, कल्चर इज होल complex that which includes knowledge, belief, art, moral, custom, law and other capabilities and habits acquired by a man as a member of society। इस परिभाषा में स्पष्ट है कि उन्होंने संस्कृति के सिर्फ अभौतिक पक्ष पर बल दिया है। ज्ञान, कला, नैतिकता, विश्वास, ये सारी चीजें हैं जिसे देखा नहीं जाता है, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। इस तरह से इन सारी बातों को संस्कृति के अंतर्गत रखना अभौतिक पक्ष को स्पष्ट करता है। जबकि कुछ विद्वान भौतिक पक्ष को भी संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। पिडिंगटन महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा है
culture of the people, defined as a sum total of material and intellectual equipment whereby they satisfied their biological and social needs and adapt themselves to the environment. इस परिभाषा में पेडिंगटन महोदय ने भौतिक पक्ष को समेटते हुए अभौतिक बातों की चर्चा की है। इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट मतलब भौतिक साधन, उपकरण, तथा मटेरियल मतलब भौतिक साधन। भौतिक और अभौतिक ये दोनों चीजों को उन्होंने इस परिभाषा में शामिल किया है और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये दोनों चीजों से लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की, जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और समाजशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने पर्यावरण के साथ मानव अपने आप को अनुकूलन स्थापित करते हैं। इस तरह से इन दोनों परिभाषाओं के दृष्टिकोण में अंतर दिखाई पड़ता है। जहां टेलर महोदय सिर्फ अभौतिक पक्ष की बात करते हैं, वहीं पेडिंगटन महोदय भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि विद्वानों के मत में विभिन्नता अवश्य है, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक सभी बातें शामिल होती है। अब मैं संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा करना चाहता हूं। संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को समझने से संस्कृति की अवधारणा और स्पष्ट हो जाती है। प्रथम, संस्कृति मानव निर्मित होती है। विद्वान हर्षकोविट्स महोदय ने स्पष्ट कहा है कि कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, अर्थात संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हर्षकोविट्स महोदय संस्कृति को सामूहिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। भौतिक और अभौतिक सभी बातों को, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनको विकसित मानव ने किया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन सारी बातों को इसके अंतर्गत रखते हैं। मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, अर्थात मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन चीजों का आविष्कार किया है, वो सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस तरह स्पष्ट होता है कि संस्कृति मानव निर्मित होती है। दूसरी बात, संस्कृति सीखी जाती है। कल्चर इज लर्न्ड। स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न चीजों का इजाद करता है। उसमें कई प्रथाएं, लोकाचार, व्यवहार के मापदंड होते हैं। इन चीजों को व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए, समाज में अपने साथ समायोजित करने के लिए सीखता है। ये चीजें लोग परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। इस तरह से कल्चर जो है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, है ना, सीखते हुए आगे बढ़ती है। तीसरी बात है, तीसरी विशेषता, कल्चर इज ट्रांसफर्ड। कल्चर, संस्कृति स्थानांतरित होती है। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब कोई ज्ञान का प्रसार होता है तो निश्चित रूपेण
वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर होती है। कई ऐसे लोकाचार है, प्रथा है, जिसको व्यक्ति अपनी नई पीढ़ी को सिखाते हैं। इस तरह से उस संस्कृति की जो अपनी अलग विशेषता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। चौथी विशेषता, संस्कृति अनुकूलन में सहायक होती है। निश्चित रूप में मानव ने जिन जिन चीजों का आविष्कार किया है, वो भौतिक चीजें भी हो सकती हैं, वो अभौतिक चीजें भी हो सकती है। उन अभौतिक चीजों अथवा उन भौतिक चीजों के द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। इस अर्थ में हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मनुष्य ने भाषा का इजाद किया है, लैंग्वेज को बनाया है। इस लैंग्वेज के माध्यम से कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले इसी भाषा के द्वारा अपनी विचारों को प्रकट करता है। और यदि बच्चा अपने स्थानीय भाषा को न समझ पाए तो फिर उसे सामाजिक जीवन जीने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए जो बच्चा जिस समाज में रह रहा है उस समाज की भाषा को सीखता है, इस तरह उस भाषा को सीखकर अपने सामाजिक वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है या एडजस्ट करता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि संस्कृति जो है अनुकूलन में मददगार साबित होती है। छठी विशेषता, संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयविक होता है। सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। इस अर्थ में क्रोबर महोदय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि व्यक्ति खुद संस्कृति के निर्माता होते हैं, खुद संस्कृति को विकसित करते हैं, लेकिन जब एक बार वो संस्कृति को विकसित कर लेते हैं तो उस संस्कृति का अवलोकन करना, अनुकरण करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। इस अर्थ में कहें तो संस्कृति जो है मानव से ऊपर हो जाता है, व्यक्ति से ऊपर हो जाता है और संस्कृति का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। अगली विशेषता, संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक सभी पक्ष आती हैं। इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को शामिल किया है, लेकिन कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री मैकएवरन पेज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्कृति के अंतर्गत सिर्फ अभौतिक पक्ष को रखा जा सकता है, भौतिक पक्ष जो है वो सभ्यता का पार्ट है। तो इस अर्थ में मैकएवरन पेज के जो मत हैं संस्कृति के संबंध में वो थोड़े अंतर जरूर है। जिनको भौतिक संस्कृति का नाम विद्वानों ने दिया है उसे मैकएवरन पेज महोदय सभ्यता का नाम देते हैं। अगली विशेषता है, संस्कृति व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कई विद्वानों का मत है, कई ऐसे मानव शास्त्री हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हुए पाया है कि किसी भी समाज या संस्कृति, किसी भी समाज संस्कृति का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि
संस्कृति का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। कई जनजातियों का अध्ययन करते हुए मानव शास्त्रियों ने पाया है कि जिस जनजातियों के सामाजिक वातावरण शांत होते हैं, वहां के जनजाति बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, जबकि जिन जनजातियों के बीच में संघर्ष का वातावरण पाया जाता है, उस जनजाति के व्यक्ति संघर्षशील होते हैं, आक्रामक होते हैं, लड़ाई करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृति के इन विशेषताओं के द्वारा संस्कृति के अवधारणात्मक पक्ष बहुत अधिक स्पष्ट होते हैं, और ये विशेषता ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समाज को दूसरे समाज के साथ, एक समूह को दूसरे समूह के साथ अलग करता है। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृति की अवधारणा और उसकी विशेषताएं समाजशास्त्रीय साहित्य की अनमोल निधि है, जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को विश्लेषित किया जा सकता है, स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है।